दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। वैचारिक पृष्ठभूमि पे चर्चा कर रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारे पास हिंदी नवजागरण। एनटीए नेट जेआरएफ इकाई 4 में ये जो पार्ट हैं वो लगे हुए हैं। नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में भी ये आपके विषय काम आएंगे। कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमारे गुरुचेला एकेडमी में प्रभात मिश्रा के साथ, अगर आपको पीडीएफ या फिर पेड क्लासेस से जुड़ना है। आपका संपर्क सूत्र सामने लिखा हुआ है जो आप देख सकते हैं और हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है इस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे हिंदी नवजागरण, जिसको किन परिक्षेत्रों में इसको हम जानते हैं और क्या विविधताएं इसके साथ रहती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो था, अगर हम बात करें तो इसके 3 चरणों की बात करेंगे। हालांकि हमारे जो टॉपिक हैं उनमें ये लगे हुए भी हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पहला चरण है। पहले चरण की अगर हम बात करते हैं तो 1857। देखिए, हो सकता है हिंदी जो अंक हैं वो देखने में आपको कोई समस्या हो रही हो, इसलिए मैं बोल भी रहा हूं। तो आपको देखना है कि पहला चरण क्या है, 1857। क्योंकि अगर हम इसके पहले की बात करते हैं, 1857 जो है वो हिंदी नवजागरण के लिए एक पहला चरण था, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में हुआ। 1857 की बात करें तो 1857 में स्वाधीनता संग्राम, यानी एक पूरा राष्ट्र, पूरा जो राष्ट्र था, भारतवर्ष था, वो एकजुट होकर के एक क्रांति में सहभागिता करता है, तो ये भी हम मान सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो 1868, ठीक है। तो 1857 जो है ये बहुत मूलभूत बिंदु के रूप में रहा, पहले चरण के रूप में रहा। इसके बाद में दूसरे चरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का समय है, तो यहाँ से दूसरा चरण प्रारंभ होता है। उनका लेखन 1868 कवि वचन सुधा से प्रारंभ होता है। तीसरे चरण की बात करें तो ये लगभग 30 वर्षों के बाद में जो समयावधि है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो समय है वो तीसरा चरण है। और पहला चरण 1857 का विद्रोह और उसके पूर्व, जिसमें हिंदी गद्य की प्रतिष्ठापना हो रही थी। इसके अतिरिक्त जो रूप था बड़ा अनगढ़ था, वो अपने व्यवस्थित या संस्कृत निष्ठ और उर्दू, जिसको हिंदुस्तानी मूल रूप से कहेंगे, तो हिंदुस्तानी के साथ पला बड़ा। और इसके साथ साथ में अब हिंदी और उर्दू दोनों ऐसे समय में 1857 के आसपास में हिंदी और उर्दू दोनों अलग अलग स्वतंत्र भाषाओं के रूप में अपना परिक्षेत्र दर्शा रहे थे। तो बात करेंगे हम 1800 ईस्वी से 1857 तक की। ये 57 वर्षों का जो समय रहा, इसमें हिंदी के साथ बड़ी जद्दोजहद होती रही। 1800 के पास जब बात करेंगे तो फोर्ट विलियम कॉलेज में हम आपको बताएंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज में जो गिलक्राइस्ट हैं उनके द्वारा हिंदुस्तानी भाषा का प्रोफेसर उनको नियुक्त किया गया। लल्लू लाल जी का भी उसमें साथ रहता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो सदल मिश्र जी भी भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त थे, और राजा लक्ष्मण सिंह सितारे हिंद जी के साथ साथ में हिंदी के संस्कृत निष्ठ और उर्दू बहुला रूप का विषय जो था वो प्रासंगिकता की ओर बढ़ रहा था। इसके बाद में 57 आते आते जो वह रूप था वो एकदम साफ हो जाता है, दूध पानी की तरह अलग अलग हो जाता है, और हिंदी और उर्दू दोनों अलग अलग नए रूपों में बदल जाती है। इसके बाद में जैसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लेखन दूसरे चरण में प्रारंभ होता है, तो हिंदी का एक नया रूप, नया पर्याय वहां पे हमें मिलता है। तीसरे चरण की बात करें तो नागरिक प्रचारिणी पत्रिका की स्थापना, सभा की स्थापना हो चुकी थी, श्याम सुंदर दास जी का आवागमन हो चुका था, और व्याकरण और साहित्य दोनों ही भाषाओं के रूप में हिंदी को एक नई विचारधर्मिता मिलती है, नया पर्याय मिलता है, नया उद्बोधन प्रारंभ होता है। तो कुल मिलाकर के हिंदी के नवजागरण के ये 3 चरण हैं। भारतेंदु जी की चर्चा करें तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी कहे जाते, सामने आपको दिख रहा होगा। हिंदी नवजागरण से अभिप्राय क्या है? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय मनोवृत्ति, जब एकजुटता की बात जब हम तराइन के युद्ध की बात करेंगे या पृथ्वीराज चौहान के पहले हम चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन की बात करेंगे, तो हर्षवर्धन के बाद से ही सामंती प्रथा प्रारंभ हो जाती है। हमने एक राष्ट्र की जो परिभाषा थी वो हम 1000 वर्षों के बाद में 1857 में दोबारा से देखने का प्रयास करते हैं। तब हम जानते हैं कि 1857 में उस राष्ट्र की परिभाषा क्या थी जो हम 1000 वर्ष पूर्व छोड़ करके आए थे। तो ये 1857 अपने आप में एक बड़ी, एक और विशेष प्रकार की उद्भावनाएं दृष्टिगोचर कराता है। आगे बात करेंगे हम भारत के हिंदी प्रदेशों में आए राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जागरण से है। इस युग को
नवजागरण नाम देने का श्रेय हिंदी में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को जाता है। जी हाँ, रामविलास शर्मा जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस कार्य में। भारतेंदु, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा कथन भी रामविलास शर्मा जी का मिलेगा कि भारतेंदु हिंदी की जातीय परंपरा के संस्थापक हैं और मुख्यतः उनकी बताई हुई दिशा में चलकर ही हमारा साहित्य उन्नति कर सकेगा। तो मूलभूत रूप से भारतेंदु जी को जातीय परंपरा के संस्थापक और उनको एक दिशा निर्देशक, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक के रूप में हम जान सकते हैं, जो कि रामविलास शर्मा जी कहते हैं। अर्थात हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। हरिश्चंद्र जी के साथ साथ हिंदी में एक नए युग का आरंभ होता है। भारत में नवजागरण की चर्चा प्रारंभ बंगाल नवजागरण के रूप में होती है, क्योंकि सबसे पहली अगर हम बात करें तो अंग्रेजों का जो क्षेत्र था वो बंगाल ही था। पादरी F.E.K 1920 में ही इसे रेनेसा की चर्चा की थी। तो यहाँ पे अगर हम रेनेसा की बात करें, नवजागरण की बात करें, तो 1920 से ही इसका उद्बोधन मिलता है। अब देखिए यहाँ पे एक और कथन है, बहुत अच्छा कथन है, आप पढ़िएगा मेरे साथ साथ। 19वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप की संस्कृति के संपर्क द्वारा हिंदी के साहित्य में एक नया प्रभाव आया। इसी समय के आसपास भारत में एक सशक्त साहित्यिक नवजागरण शुरू हुआ, जो अब तक प्रगति पर है, और यह F.E.K के द्वारा कहा गया। रामविलास शर्मा जी फिर ये बात कहते हैं कि यह जो काल था वह क्या था, लोक जागरण का काल था। लोक जागरण इसलिए क्योंकि इसका स्रोत भी लोक था और लक्ष्य भी लोक ही था। ये लोक को अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप इसको सीधे सीधे क की जगह ग कर दीजिए, लोग कह दीजिए। तो उस समय की जनसामान्य की बात हो रही है, तो लोक ये क्या था, ये लोग थे। उस समय के जो वर्तमान समय के जो लोग थे उनकी अस्मिता थी, उनकी विचारधारा थी। तो उसके लिए ही लोक जागरण, इसलिए क्योंकि इसका स्रोत भी लोग था, तो इसलिए यहाँ पे लक्ष्य और स्रोत जब दोनों ही एक होगा और दोनों पर ही एक विचार धर्मिता का प्रभाव रहेगा। तो सामंती प्रथा की बात करते हैं। इन्होंने सामंती व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तथा स्त्रियों पर लगे परंपरा के बंधन को तोड़ दिया। और ये कार्य तो राजा राममोहन राय के जो एक नए पंथ की बात थी वहां से प्रारंभ हो गया था। 1828 की बात करें तो राजा राममोहन राय का नाम आता है, इतिहास में उनका नाम भी दर्ज है, और नवजागरण परंपरा के उद्बोधनकर्ता के रूप में भी उनको हम जानते हैं। इसके साथ साथ में बहुत सारे समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, जिस प्रकार के एनी बेसेंट जी का भी नाम आता है, एशियाटिक सोसाइटी का भी प्रारंभ होता है। इन सब का उद्देश्य जौहर प्रथा, सती प्रथा और जो विधवा विवाह है, इन सब के लिए इनका कार्य आता है। लेकिन हिंदी जो है वो पत्रकारिता को भी सुशोभित करती है और पत्रकारिता से भी शोभित होती है। तो इस प्रकार से कहें तो वर्तमान समय की जो पत्रकारिता थी, वर्तमान समय के जो उस समय होने वाले भारत की एकाग्रता, भारत की जो संस्कृति थी, भारत की एकजुटता में जो कार्य था, वह हिंदी का भी योगदान रहता है। तो कुल मिलाकर के हम जागरण को, नवजागरण को, अगर हम रेनेसा को, पुनर्जागरण को अगर हिंदी नवजागरण कह रहे हैं तो यह न्याय संगत है और इसको कहना चाहिए। आगे हम बात करेंगे प्राचीन पृष्ठभूमि की बात। तो 18वीं शताब्दी में इस चेतना ने फ्रांस में कदम रखे। जी हाँ, जो चेतना थी नवजागरण की, नए एक उद्बोधन की, फ्रांस में इसे रेनेसा, पुनर्जागरण नाम दिया गया। यूरोप में यही चेतना एनलाइटमेंट कहलाई। एनलाइटमेंट का अर्थ होता है ज्ञानोदय या फिर प्रबोधन। ऐसा समय जहां पर ज्ञान का उदय होता है, प्रबोधन होता है, इस काल में दिखाई पड़ती है। इस समय पूरी शक्ति से इस चेतना ने सामाजिक राजनीतिक विषमता का अंत कर दिया। जो उस समय की विषमता थी, सामंतवादी पद्धति का अंत और साम्यवादी विचारधारा की बात की गई, जो परिक्षेत्र को अपने आप में समेटे हुए है, समोए हुए है। बात करेंगे आगे हम कार्यों की। तो कार्य क्या क्या रहे? रेल, तार, डाक का जाल बिछाना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहे। इन्होंने क्या किया? संचार माध्यम में वृद्धि की, और ये संचार माध्यम में की गई वृद्धि जो थी एक नए परिक्षेत्र को बतलाने का काम करती है। प्रेस खोले गए, छापेखाने, पत्र पत्रिकाएं छापी गई। मैंने आपको बताया सांस्कृतिक एकजुटता, सांस्कृतिक चेतना, राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतना, जितनी भी चेतनाएं हैं, ये प्रेस, ये पत्रकारिता, ये पत्र पत्रिकाएं, छापेखाने, रेल, तार, डाकघर, ये सब जो हैं उसके लिए योगदान रखते हैं। अंग्रेजी शिक्षा की नींव डालना ये थोड़ा सा अलग है। हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डालना ये अपने आप में है।
विशिष्ट है, मानेंगे, क्योंकि हम तब तक हमारे पास रखी हुई वस्तु की उतनी वैल्यू, उतनी अस्तित्व नहीं मानते जब तक कोई आकर के उस पर प्रहार नहीं करता। जैसे ही हमारी उस बिना काम की चीज पर कोई लेने का या फिर उस पर जबरन अपना आधिपत्य जमाने का कार्य करता है, तो हमारे अंदर एक नया उन्मेष हो जाता है, हमारी सारी अंतर्मन की अवस्थाएं जाग उठती हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ जैसे ही लॉर्ड मैकाले के जो उस समय के स्थितियां परिस्थितियां थी 1936 के 1934 के आसपास में, जो अंग्रेजी का प्रारंभ हुआ, अंग्रेजी को शिक्षा की भाषा बनाने का काम किया गया, तो हिंदी की अस्मिता जाग उठी। तो वो भी इस कार्य में आता है। प्राचीन पृष्ठभूमि में मैंने आपको जो भी कह दिया, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना, ये सब उसको प्रभावित करते हैं। सब के माध्यम से जो वह पूरा एक काल है उसको हिंदी नवजागरण कहकर हम संबोधित करते हैं। नवजागरण की इस भावना से प्रेरित बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को जनता से जोड़ते हुए कहा कि साहित्य जन के समूह के हृदय का विकास है। क्या कहा उन्होंने? साहित्य जन के समूह के हृदय का विकास है। और बिल्कुल साफ साफ शब्दों में हम कह सकते हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। और ये भारतीय अगर ये बात कह रहा है तो जरूर वह निज भाषा हिंदी ही रही होगी। और हम भारतेंद्र जी की इन पंक्तियों के साथ आगे की बात प्रारंभ करते हैं। 1826 में हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ। पत्रिकाओं द्वारा नवजागरण की चेतना सारे हिंदी प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में फैली। अब चाहे वह काशी से कही गई बात हो, चाहे वह केरल से कही गई बात हो, संपूर्ण भारत के एक एक व्यक्ति तक पहुंच रही थी, एक एक व्यक्ति को जागृत कर रही थी, उसको संस्कारित कर रही थी। इस नई व्यवस्था के विरुद्ध जो विप्लव 1957 में हुआ, उसमें हम भारतीय सामंतों की प्रमुखता पाएंगे। मध्य वर्ग की सत्ता भारतीय राष्ट्र के निर्माण के साथ मिलेगी, प्रकाश चंद्र गुप्त ऐसे उद्बोधन के साथ कहते हैं। आगे हम बात करेंगे हिंदी जाति। भारत में जैसे महाराष्ट्रीय जाति है, उसी तरह हिंदी भाषी प्रदेश में हिंदी जाति भी है। ये बिल्कुल न्याय संगत है। रामविलास शर्मा ने हिंदी जाति की अवधारणा 1930 में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी राष्ट्र या हिंदी सूबा या सूबा हिंदुस्तान नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें ये बताया, जिसमें हिंदी जाति की अवधारणा के बारे में बात हुई। कमल बुल्के जी की बात करते हैं तो कमल बुल्के ने रामकथा उत्पत्ति और विकास नामक महत्वपूर्ण पुस्तक में रामकथा के प्रसंग में हिंदी प्रदेश का उल्लेख किया। सुनीति कुमार चटर्जी ने हिंदी भाषी जाति का उल्लेख किया। तो कुल मिलाकर के हिंदी भाषी, हिंदी जाति, हिंदवी कहकर के इन सबको संबोधन प्रदान किए गए। किसी एक भाषाई रजिस्टर पर केंद्रित हिंदी की परिकल्पना से जितनी समस्याएं सुलझती हैं, उससे ज्यादा समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि भाषाई रजिस्टर पर जब हिंदी की परिकल्पना होगी तो समस्याएं सुलझने के साथ साथ एक उलझन भी पैदा होगी। हिंदी प्रदेश के भाषाई मानचित्र को जनपदीय बोलियों और राष्ट्रीय भाषा के द्विआधारी विरुद्धों के में रखकर देखने से उत्तर भारतीय भाषाओं के अंतर संबंध को समझने की अभी तक की जो कोशिश होती आई है, एक विचार करने की जरूरत है, उस पर एक पुनर्विचार करने की जरूरत है जो प्रासंगिक है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के साथ साथ आप बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप गुरुचेला एकेडमी से मिलने वाले सारे नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें। ऑल करके आपको एक बटन मिलेगा, वो क्लिक करें। पेड क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण सिलेबस पर डिस्कशन करने के लिए, आप सभी उपागमों से जुड़ने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं प्रभात मिश्रा, हमारा चैनल गुरुचेला एकेडमी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है।